Hello students, today we are going to solve the questions of IIT JEE of 24th January of the first shift। तो आज हम लोग जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चंस था 24th जैन को जो एग्ज़ाम्स हुआ था तो उसके क्वेश्चंस को आज हम लोग जो है सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स पेपर में। तो ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड है, कलेक्शन किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें एरर भी कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया है इंटीग्रेशन जो है कैलकुलेट करना है 0 से π/2 साइन का पावर 2023x एंड डिवाइडेड बाय साइन का पावर 2023x कॉस का पावर 2023 जो है x dx। तो आपको पता है ऐसे सम्स में हम लोग किंग प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली यूज़ कर देंगे। किंग प्रॉपर्टी अगर यूज़ करते हैं मतलब x इज़ रिप्लेस्ड बाय π/2 माइनस x। तो इसमें क्या आ जाएगा, i का वैल्यू 0 से π/2, ऊपर में आपका साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस ऑफ 2023x। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड लेवल में बहुत ही आपको देखने मिलेंगे। नीचे में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा 2023x और कॉस ऑफ 2023x। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में भी बहुत बार सॉल्व किए। तो इसको नाम दे देते हैं 2 और इसका नाम देते हैं 1, है ना। तो नाउ इक्वेशन 1 और 2 हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, जैसे आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा i + i 2i और यहाँ पर सारा चीज़ कट के 0 से π/2 dx आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो x और ये 0 से π/2, तो यहाँ पर आ गया आपका π/2, देयरफॉर i = π/4। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल में बच्चों को बाय हार्ट हो जाता है। तो ये आपके लिए जेई में गिफ्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इजी है क्वेश्चंस। तो ऐसा करते हैं कि जो सबसे इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग फर्स्ट जो है सॉल्व करते हैं, देन वी मूव टू द लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिया कि आर एक सेट है जिसमें ए बी ऑर्डर पेयर है सच दैट ये ऑर्डर पेयर जीसीडी 1 होना चाहिए। जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ। तो इस आर में आप ऐसा ऑर्डर पेयर को रख सकते हैं जिनका जीसीडी 1 हो। अब ये आर जो है रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर। और आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर में क्या क्या होता है, 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, अप टू इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ 2, अब है 2,2, इसका जो एचसीएफ है ये 2 होता है। इसका मतलब ये 2,2 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ से ये पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा है कि अगर आप इसमें कोई भी एलिमेंट लेते ए बी जिसका एचसीएफ 1 है, अगर ऑर्डर पेयर चेंज कर देंगे आप बी है तो एचसीएफ भी 1 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एलिमेंट है 6 है और यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं 5। तो 6 और 5 का एचसीएफ क्या होता है 1, और 2 और 3 का अगर आप 6 और 5 का एचसीएफ 1 लेते हैं और उसके बाद 5 ले लेते हैं और 4 लेते हैं, इसका भी एचसीएफ 1 होता है। लेकिन जब आप 6 और 4 का एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या पता चला, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इट इज़ नॉट ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो एक ही चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है, एक थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर i + √3i है, उसके पावर 200 है, विच इज इक्वल टू 2 का पावर 199 p + iq। देन p + q एंड q स्क्वायर एंड p - q स्क्वायर आर द रूट ऑफ विच इक्वेशन। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट्स ये है, इसको एक अल्फा नाम दे देते हैं, इसको बीटा नाम दे देते हैं। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा एंड बीटा होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस इक्वेशंस को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट को। तो 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये एक फॉर्म में आ जाएगा। 2 कहाँ से आया, अब क्वेश्चन है कि 2 कहाँ से आया। आप √3 का होल स्क्वायर लो और वहाँ पर एक 1 है, उसका होल स्क्वायर लेके √, ले लो, तो ये 4/4 का रूट आ जाएगा, मतलब 2। तो आप 2 से इसको डिवाइड करो, ठीक है ना, और 2 से फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना है। और पूरा का पावर कितना है 200, और ये किसके बराबर है 2 का पावर 199 p + iq, ठीक है ना।
चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 200 आ जाएगा, और इस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 3। कॉस 60 डिग्री में 1 होता है, और आई साइन 60 डिग्री कर देते हैं क्योंकि साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है, और यहाँ पर 2 का पावर 199 p प्लस आई क्यू, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर एक तो 2 बचेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डी मॉइवर्स लॉ को, डी मॉइवर्स थ्योरम को काम में लगा देते हैं, डी टी को। तो t इंटू कॉस ऑफ 200 से मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 3 प्लस आई साइन 200 पाई बाई 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा p प्लस आई क्यू। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 कॉस लेना है 66 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, आई साइन 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो आई साइन 66 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर आपके पास है p प्लस आई क्यू के बराबर है। तो नाउ ये जब हम लोग को क्या पता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो ये सारा एंगल कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, कॉस 2 पाई बाई 3, मतलब कॉस 120 डिग्री में -½ होता है, और साइन 120 डिग्री में √3/2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, p प्लस आई क्यू। तो यहाँ 2 कैंसिल करके आपको p का वैल्यू -1 और q का वैल्यू मिल जाएगा √3। तो अब अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लीजिए, p प्लस q का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ रहा है, p प्लस q स्क्वायर, p का वैल्यू है -1, q का वैल्यू है √3, और q का स्क्वायर लेने से 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 1 2 प्लस √3। फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बीटा का वैल्यू जो है p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो बीटा का वैल्यू, p का वैल्यू है -1 और q का वैल्यू है -√3, और q का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 -√3। तो आपको अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स पता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -√3 कैंसिल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 4 - 3 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट 4 है, तो 4x + 1 इक्वल टू 0। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। और यहाँ से ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद गेम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या पता है कि P इम्प्लाइज अगर Q होता है तो ये आइडेंटिकल होता है नेगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पर इसको आप पूरा को मनी मन में कैपिटल P मान लो, और ये पूरा को कैपिटल Q मान लो, और बीच में इम्प्लाई साइन है, तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑलरेडी एक नेगेशन सामने में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q। तो ये आइडेंटिकल टू किसके बराबर होगा, इसको आप मनी मन में कैपिटल P मान लो और इसको Q मान लो। तो कैसा है आपका इक्वेशन, P इम्प्लाइज Q, तो नेगेशन ऑफ P मतलब ये हो जाएगा P, ये नेगेशन से कैंसिल हो गया, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q, और इसके साथ क्या आ जाएगा, और Q आ जाएगा। Q में आपके पास है नेगेशन ऑफ P एंड Q। अब आप देखो आपके पास एक सेट है जिसका इंटरसेक्शन है और उसी सेट का यूनियन भी है, और दोनों में आपको यूनियन निकालना है। मान लो अगर आपको कोई बोले आपके पास एक सेट है A इंटरसेक्शन B, और उसके बाद है यूनियन ऑफ A यूनियन B, तो आप अच्छे से जानते हो जो A इंटरसेक्शन B A यूनियन B का सबसेट होता है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ये बिगर सेट है, इसका जो है ये बिगर वन है, इसका जो है ये सबसेट है। तो इसका मतलब अगर यूनियन लेंगे तो बिगर वाला आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ और नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से आगरा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर एक थ्योरी है, छोटा सा रिजल्ट है, आप याद रख सकते हो कि अगर आपके पास x के पावर m है और साइन 1/x है और x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये 0 होता है जब x इक्वल टू 0 होता है, तो आपको याद रखना होगा कि ये फंक्शन नंबर 1 कॉन्टीन्यूअस होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है, दोनों ही होगा जब आपका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक। दूसरा है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये कब होता है, जब आपका वैल्यू m का लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 होता है। थर्ड क्या होता है कि अगर आपका m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये नाइदर कंटिन्यूअस, मतलब नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। असल में फंक्शन अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल हो ही जाता है। तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखना है। तो m का वैल्यू यहाँ पर देखिए अब 2 है,
एम का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा, कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने से कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पर बोल रहा कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये तो रॉन्ग है। उसके बाद बोल रहा है डिसकंटिन्यूस, ये भी रॉन्ग हो गया। अब इफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टीन्यूस, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो अल्टीमेटली ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपका जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वहाँ से दिया गया है। तो क्वेश्चंस बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चंस है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से 2023 r स्क्वायर 2023 एंड r। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका वैल्यू r इज इक्वल टू 0 से n होता है और यहाँ पर n स्क्वायर एन सी आर अगर है आपके पास, सॉरी r स्क्वायर नॉट n स्क्वायर, r स्क्वायर आर स्क्वायर एन सी आर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप n देख लीजिए, n है 2023, तो 2023 बैठाइए, फिर ये होगा 2024 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2 का पावर 2021 हो जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखिए पावर 2022 है, तो इसको 2022 बनाने के लिए हम लिखेंगे 2024 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इसको 2022 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आप ये हो जाएगा 1021 तो ये हो जाएगा 1024। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो अल्फ़ा 1012 होना चाहिए, अल्फ़ा होगा 1012, क्योंकि बाकी ऑप्शंस मैच कर रहा है। 2023 है प्रेजेंट और 2 का पावर 2022 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सिर्फ एक ही अल्फ़ा जो है वो 1012 है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये डायरेक्टली लीनियर फॉर्म में दिया हुआ dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये क्वेश्चंस को देखते हैं, dy dx प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ से अगर आप इसको सजाओगे dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx 1 बाई एक्स स्क्वायर dx होगा, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन राइट हैंड साइड q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। तो ये होगा y इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए क्या है 1 बाई एक्स क्यूब है इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अभी लोग काम करते हैं, सब्सटीट्यूशन देते हैं, पुट 1 बाई एक्स विथ नेगेटिव साइन इक्वल टू टी ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y इंटू ई पावर माइनस 1 बाई एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन e टू द पावर टी दे टी डी टी, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, y इंटू ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये बाई पार्ट्स लगाते हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो t इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस हो गया c, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स और t का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, माइनस 1 बाई एक्स, ई का पावर t का वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स, ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। अब दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स है, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है ना, और माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका 1 देन प्लस सी इंटू ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो लेट मी चेक द ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होगा क्योंकि जब मैंने यहाँ पर 1 बाई एक्स को t लिया ना, तो यहाँ पर 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा बाहर में, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना।
और टी का यहाँ पर एक नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है। और ये जब टी का वैल्यू हम लोग बैठाए 1/x, तो यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है हम लोग के पास -1/x, तो -t इजिकल टू +1/x और यहाँ पर +1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x देन c इंटू ई पावर -1/x, तो ये आपका y का वैल्यू है। तो 1 + 1/x c इंटू ई पावर 1/x, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आगरा जो है करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं अनदर क्वेश्चंस की तरफ। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, आप लोग पूछ रहा है कि देयर आर 12 लैंग्वेजेस, वन कैन चूज एट मोस्ट 2 फ्रॉम द 5 पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। तो 5 जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस कितना है, PL पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, नॉन PL नॉन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। पर्टिकुलर लैंग्वेजेस आपके पास 5 है और नॉन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस जो है 7 है। आप एट मोस्ट 2 चूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब 0, 1, 2 तक आप जा सकते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में से। द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सिलेक्ट द 5 लैंग्वेजेस। अगर आपको 5 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करना है तो पर्टिकुलर में से आप एक भी नहीं चूज़ कर सकते, बाकी 7 में से आप 5 को चूज़ कर लीजिए। 5 में से एक ले लीजिए, यहाँ पर 7 में से 4 चूज़ कर सकते, 5 में से 2 चूज़ कर लीजिए, यहाँ 7 में से आप जो है 3 चूज़ कर सकते हैं ना, तो 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 में से 3 नहीं ले सकते क्योंकि एट मोस्ट मैक्सिमम आप 2 ही जो है चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप 2 ही चूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो नाउ आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5C0 अगर मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा दे तो 7C5, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाने से 5C1 इंटू 7C4, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा देते हैं 5C2 इंटू 7C3। अब क्या करते हैं, एडिशन लॉ लगाते हैं क्योंकि दोनों में से एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, दोनों में से तीनों में से एक ही जो है वेज आपके पास है। तो बाय एडिशन लॉ वी हैव 5C0 इंटू 7C5 प्लस 5C1 इंटू 7C4 देन 5C2 इंटू 7C3। अब जो आंसर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक 546 ऐसा कुछ आंसर है। कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट है वो आप खुद ही कर लीजिए, करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको रेडीमेड आंसर जो बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शंस में इतना आ रहा है 546 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है खुद आप करो, ठीक है ना। 546 इसका आंसर आएगा। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऑप्शन जो है यहाँ से सी इज़ द कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप शॉर्टकट ट्रिक पे भी सॉल्व कर सकते हो। एक है शॉर्टकट ट्रिक, यहाँ पर आप यूज़ कर लो। यहाँ पर दिया सिग्मा r इजिकल टू 0 से 22 तक है, तो यहाँ पर 22CR और यहाँ पर है 23, तो आप इसको लिख सकते हो 23 माइनस r लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, जैसे आप ये दोनों इंडेक्स को, दोनों सफिक्स को ऐड करोगे तो दोनों सफिक्स को ऐड करने से कितना आता है, यहाँ पर आता है r प्लस 23 माइनस r, तो ये r कट गया 23। इसका मतलब यहाँ से आपको अगर ये दोनों ज्वाइंट आप करोगे तो 45, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 45C23, तो ऑप्शन बी बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप में अगर आप ऐड करते हो, ऐड करने से मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट्स अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो आपको क्या चूज़ करना है, ये दोनों जो 22 और 23 जो जिससे आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो दोनों का एडिशन ले लीजिए और C23 लिख सकते हो। अगर कोई बच्चे इससे सेटिस्फाई नहीं है तो दे कैन डू द अल्टरनेट वे, आप अल्टरनेट भी कर सकते हो। क्या करना है आपको, आप यहाँ से 1 + x होल पावर 22 इसको आप लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 22C0 देन 22C1x देन 22C2x², इन दिस वे ऐसा चलता रहेगा, है ना। तो और एक क्या आ जाएगा आपके पास 22C22x के पावर हो जाएगा आपके पास 22 लास्ट वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको लिखो x + 1 और यहाँ से आप ले लो 23, तो यहाँ से कैसा आ जाएगा 23C0 और यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा x का पावर 23 आ जाएगा। देन आप ले लो यहाँ से
23c1 x का पावर 22। इन दिस वे लास्ट टर्म आपके पास बचेगा 23c23। तो ऐसा लिखने का वजह क्या है कि यहाँ पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, इसका जो यहाँ पर सफिक्सेस है वो आर है, तो आर माइनस आर जीरो हो रहा है। तो अगर डिफरेंस ऑफ द सफिक्सेस अगर कांस्टेंट होता है, हमेशा डिफरेंस ऑफ द सफिक्स अगर कांस्टेंट है आपके पास और यहाँ पर सारा टर्म जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई ऑल्टरनेट साइन नहीं हो रहा पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको एक बार 1 + x एक बार x + 1 लेना होगा। लेने के बाद आप दोनों तरफ से जो टर्म को कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, सो दैट विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको जीरो के साथ जीरो रखना है, मतलब यहाँ पर x का पावर 23 आने वाला है। तो दोनों साइड से आप x का पावर 23 का कोफिशिएंट ले लीजिए, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये साइड से आ जाएगा r का पावर 0 से 22 एंड देन 22cr, और यहाँ से आ जाएगा 23cr। यहाँ से आपको क्या लेना होगा, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 + x एंड x + 1। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + x एंड x + 1। यहाँ से मल्टीप्लाई अगर कर देते हम लोग तो ये मल्टीप्लाई करके 45 आ जाता है ना, यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो 45 ये जो आ रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यहाँ से आपको x का पावर 23 को चूज़ करना है। तो आप कैसे लिखोगे, 45c23। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आप ऑल्टरनेट मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कम टू दिस टाइप, अगर आपके पास ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर एक वेक्टोरियल इक्वेशन माने वेक्टर का एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तो उसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर आप देखो, आपको v.w का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या गया है, आपको निकालना है u.w। v.w गिवन है और यहाँ पर एक वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन दिया गया है, u क्रॉस w का वैल्यू ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो करना है वो u डॉट से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो u क्रॉस w और ये हो गया u डॉट v एंड देन अल्फा इंटू u डॉट u। तो यहाँ पर आप देखो u क्रॉस w ये हो गया आपका बॉक्स ऑफ u w, ये 0 हो गया, और u डॉट v, तो यहाँ से u और v दोनों का वैल्यू आपको गिवन है। तो 2 × 1 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 × 3 6 आ गया, और 4 × 4 16, ठीक है ना। और यहाँ से अल्फा इंटू u डॉट u मतलब इसका u वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये गलती से 169 हो गया, 16 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है आपका, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 16 × 6 22 और इधर 24, तो -24/29 ये हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू। तो अल्फ़ा आपके पास नोन आ गया जो अननोन था। आपको कैलकुलेट क्या करना है, u डॉट w कैलकुलेट करना है ना, तो आप u लो क्रॉस w लो, अब इसको फिर इस बॉक्स को आपको 0 बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं, देखो अल्फ़ा इंटू यू डॉट, तो अब की बार मैं w डॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे u डॉट w चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है w डॉट u क्रॉस w, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ w u w, बॉक्स ऑफ u w दो कंपोनेंट सेम है, मतलब ये वेक्टर 0 हो जाएगा यहाँ से। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, इसको 0 लिख देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में। तो ये वाला पार्ट आपके पास 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है u डॉट v और v डॉट u एक ही होता है, अल्फ़ा इंटू आपको कैलकुलेट करना है w डॉट u, और u डॉट w सेम है। तो यहाँ से देखिए w डॉट v का वैल्यू आपको बता दिया 2 है, ये हो गया अल्फ़ा इंटू u डॉट w। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं u डॉट w का वैल्यू, वो हो जाएगा -2/अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का वैल्यू आपको पहले ही कैलकुलेट हो गया, तो -24/29। तो यहाँ पर माइनस और माइनस कट जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 29/12। तो 29/12 आपको देखना है, यस दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर, 29/12 दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये लिमिट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर स्टैंडर्ड बुक में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, जितने भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। तो उसमें एक फंडामेंटल चीज़ यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि अगर a का पावर n है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, a का पावर n है और a टू दी पावर n है और n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर a का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये लिमिट हमेशा 0 होता है। बस इस आइडिया को यहाँ पर हम लोग को काम में लगाना है। यहाँ पर देखो लिमिट कैसा दिया है आपको, सोल्यूशन में आप देख सकते हो, लिमिट t टेंडिंग टू 0 है, मतलब 1 का पावर 1/sin स्क्वायर है, तो आप इसको कोसेक लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर t
प्लस 2 पावर कोसेक स्क्वायर टी। जब साइन 0 होता है तो कोसेक इन्फिनिटी होता है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी 1, 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इतना सारा आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है, इसका सम भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास क्या बच रहा है, सब इन्फिनिटी हो गया है ना। तो जितने भी बेस थे वो सब इन्फिनिटी हो गए, और पावर में साइन स्क्वायर टी, इन्फिनिटी का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0 आप लोग सभी जानते हो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन बच्चे याद रखो, आप लोग बच्चों याद रखो, 0 का पावर इन्फिनिटी नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये नहीं होता है, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट नहीं होता है। तो यहाँ पर पावर ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर टी। तो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू आप देखो 1 2 3 वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते आपके पास कहाँ तक गया, एन तक। तो आप इसको खींच के बाहर निकालना है, ये एन कोसेक स्क्वायर टी को बाहर लेना है। तो लिमिट टी टेंस टू 0, क्योंकि हम लोग को एक ऐसा वैल्यू लाना है जो 0 से 1 के बीच में। तो 1/n आपने कोसेक स्क्वायर टी, एन कोसेक स्क्वायर टी को बाहर ले लिया, तो ये 1/n कोसेक स्क्वायर टी हो गया, और एक जो है एन कोसेक स्क्वायर टी बाहर जाएगा, एन इसका पावर कोसेक स्क्वायर टी। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, रुको इसको अच्छा से लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास एन कोसेक स्क्वायर टी, ये बाहर गया, ठीक है ना। और ये जब बाहर जाएगा तो पावर में साइन स्क्वायर टी को लेके जाएगा, और अब की बार आपके पास है 1/n पूरा का पावर कितना हो गया बेटा, कोसेक स्क्वायर टी। इन दिस वे 2/n कोसेक स्क्वायर टी, 2/n कोसेक स्क्वायर टी, ठीक है ना, 2/n कोसेक स्क्वायर टी। इन दिस वे आपके पास लास्ट टर्म क्या बच रहा है, n/n, क्योंकि आपने n कोसेक स्क्वायर टी को बाहर ले लिया, और पूरा का पावर साइन स्क्वायर टी है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये दोनों तो कट गया, ये n हो गया, n बाहर ले लेते, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 1/n, 1/n ये नंबर जो है 1 से छोटा है, तो और इसका पावर इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो ये किसको टेंस करेगा, ये टेंस कर जाएगा 0 को। तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, और ये लास्ट वाला टर्म n कट के 1, तो आपके पास आंसर जो है n आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फिर गेम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पहले कुछ इजी क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया 2 लाइंस, और बताया गया कि दोनों लाइन के बीच में आप शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ। तो यहाँ पर पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक लाइन और ये एक लाइन ले लेते हैं। तो पहला वाला जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है, देखो वो पास कर रहा है 3 3 और 2 से। इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, सॉरी ये पास कर रहा है 2 1 0 से, ठीक है ना। ये जो पास कर रहा है ये वाला पॉइंट 2 1 0 दिया हुआ है, 2 1 0 2। कभी कभी पेन काम नहीं करता है भाई। 2 1 0 से ये पास कर रहा है, ठीक है ना, 2 1 0। और दूसरे, और ये जो लाइन है ये ट्रेवल कर रहा है किस वेक्टर के अलोंग में, ये फाइंड आउट कर लेते हैं 3 3 2। तो ये एक इन1 वेक्टर है जिसके अलोंग में ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर कैसा है, 3i 3j और 2k कैप, ठीक है ना, ये k कैप दे देना। तो ये येलो लाइन जो है, या फिर लाइन L1 बोल दीजिए, फर्स्ट लाइन, ये ट्रेवल कर रहा है इस वेक्टर के अलोंग में। और आपका जो दूसरा वाला लाइन है ये वाला, इसमें एक पॉइंट, ये एक पॉइंट से पास कर रहा है बी पॉइंट। तो ये कौन सा हो गया, 1 2 1, और ये एक वेक्टर के अलोंग में ट्रेवल कर रहा है। तो ये वेक्टर का नाम हम दे देते हैं n2, इसको n1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है 3i, n2 वेक्टर कैसा है 3i, ये n1 वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्लियर। तो ये मेरा वेक्टर आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच में। तो ये हमेशा मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द लाइन होगा जो दोनों लाइन के ऊपर में 90 डिग्री बनाता हो, मतलब दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब इसके भी डायरेक्शंस के ऊपर, इसके भी डायरेक्शंस के ऊपर। तो दोनों के ऊपर जब परपेंडिकुलर होगा तो ये लाइन किस वेक्टर के अलोंग में ट्रेवल करेगा, n1 क्रॉस n2 वेक्टर, इसके अलोंग में ट्रेवल करने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले अब कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज़ आवर n1 और n2 क्रॉस, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं i j k, ठीक है ना। तो n1 वेक्टर ये है 3 3 2, n2 वेक्टर है 3
2 3। अब यहाँ से आप लिखो I 9 माइनस 4 देन J, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 9 देन K कैप, तो ये हो जाएगा आपका K कैप हो जाएगा, K कैप हो गया 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, तो ये कितना आ रहा है 5I देन माइनस 6 माइनस 9 माइनस 3 J और फिर आ रहा है 6 माइनस 9, तो ये 3K, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसका जो है मॉड्यूलस भी ले लेते हैं, n1 क्रॉस इनटू वेक्टर का मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, देखो आप लोग रूट ओवर ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 18 और इधर हो गया 25, तो 35 प्लस 5 43 रूट ओवर ऑफ 43 आ रहा है। तो जब हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं तो एक्चुअल में होता है क्या है, एक्चुअल होता है कि ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो वी गेट वन वेक्टर। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक वेक्टर आ जाएगा, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट इज़ ए बी वेक्टर। तो ये होगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1, तो ये मेरा वेक्टर आ गया। अब ये वेक्टर अगर हमको शॉर्टेज डिस्टेंस लेना है तो इसी वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा ये वाला लाइन, इसको अगर हम लोग पी क्यू नाम दे देते तो ए बी का प्रोजेक्शन पी क्यू होना चाहिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग द n1 क्रॉस n2, और इसका हम लोग मॉड ले लेंगे। तो जब हम लोग प्रोजेक्शंस लेते हैं किसी वेक्टर का तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, तो इसका यूनिट वेक्टर लेना होगा n1 क्रॉस n2। ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेने का मतलब होता है ये वेक्टर को निकाल के इस वेक्टर का मॉड्यूलस से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये पूरा का मॉड ले लेते हैं। अब ए बी वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है, -1 है 1 है 1 है, और n क्रॉस 1 का वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 3 माइनस 3, तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 43। तो इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो ये कितना बन रहा है बच्चों, -5 माइनस 3 माइनस 3 -5 माइनस 3 माइनस 3 -6 -5 -11 बाय रूट ओवर 43 हो रहा है, रूट ओवर 43 -11 बाय रूट ओवर 43, लेकिन यहाँ पर मॉड है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 11 बाई 43, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 बाई 43 का रूट, ये हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो 11 बाई 43, तो बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर बॉम्बे जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलो अब जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन छूट गया हम लोग से। ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है, ये तो हो गया हम लोग से। ये वाला देख लेते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 1। तो ये एक ऐसा पैराबोला है जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा और जिसका वर्टिक्स कहाँ पर होगा, वर्टिक्स होगा 1,0 पे। तो एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला पहले ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिक्स 1,0 पे। तो एक ऐसा पैराबोला आ गया। अब लाइन आपके पास क्या है 2x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है। अब इससे इसका इंटरसेक्शन करवाते हैं सो दैट हमको पता चल जाए कितना टू एरिया लेना है। तो y का वैल्यू 2x प्लस 2 डाल दो, ये y का वैल्यू 2x प्लस 2 इस पैराबोला की इक्वेशन में प्लेस कर देना। तो यहाँ पर स्क्वायर इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखो क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू -4x प्लस 4। तो यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है 4x स्क्वायर, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, सब ठीक ठाक है ना। 4x स्क्वायर 4 2 इंटू 2ab 8 हो जाएगा बेटा, ये 8x हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो लेने से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x का दो वैल्यू आपके पास है, एक है 0 एक है -3। तो जब x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 डालने से y का वैल्यू 2 आ रहा है। तो x 0 जब हो रहा है तो y2 एक पॉइंट आ गया, x 0 y2। अब इसके बाद x का वैल्यू -3 डालते हैं यहाँ पर, तो y कितना आ जा रहा है देखो -6 प्लस 2, तो ये हो जा रहा है -4। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जहाँ वो लाइन कट कर रहा है पैराबोला को, तो ऐसा कुछ आ जाएगा जहाँ पर x का वैल्यू -3 y का वैल्यू -4। अब आपको कौन सा एरिया लेना है, ये एरिया जो है कैलकुलेट करना है इसका, ये रीजन हम लोग को चाहिए पूरा।
तो यहाँ पर सबसे आसानी क्या होगा, यू कैन डू वन थिंग, सबसे आसान वाला काम है कि आप यहाँ पर स्ट्रिप को ऐसा कंसीडर कर लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एक एंड जो है लाइन के ऊपर में और अनदर एंड कहाँ पर है, पैराबोला के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर रन करवाएंगे तो दोनों एंड दो कर्व में कॉन्स्टेंटली रह रहा है, मतलब ये वाला एंड थ्रू आउट द लाइन पे रहेगा और ये वाला थ्रू आउट द पैराबोला में। तो फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हमको चाहिए तो इसका एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन 0, यहाँ पर एक लाइन ले लेते पैरेलल, तो y इजिकल टू -4, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ले लेते y इजिकल टू 2, तो ये हो गया आपका -4 से 2। और इसका हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या लेना होगा, पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन, पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन, पैराबोला माइनस स्ट्रेट लाइन एंड देन डिवाइड, ठीक है ना। तो इसको लेते हैं हम लोग -4/2। अब यहाँ से पैराबोला निकाल लेते हैं, पैराबोला हो जाएगा y² -4/-4। स्ट्रेट लाइन क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन को निकालना इन टर्म्स ऑफ y, तो y -2/2 और ये हो गया डिवाइड, ठीक है ना। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ठीक है ना, द एरिया इनक्लोज बाई दिस। तो ये सिंप्लीफिकेशंस का काम आप खुद ही कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली आंसर जो है ये आपको बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन आपको खुद ही से करना है, ठीक है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, करके आंसर देखना 9 आएगा, ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। तो कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पर x का वैल्यू -π/2 से +π/2 है। अब इसमें से कौन सा ट्रू है ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके पहले वैल्यू बैठा के देखते हैं। तो 2y देन y डैश इज इक प्लस लॉग करते हैं 1/cos² x, और cos x का डेरिवेटिव लेते हैं भाई 2 cos x और माइनस sin x, ठीक है ना, इजिकल टू y डैश। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से एक cos आप काट दो, एक बचेगा, तो ये कितना आ गया 2y डैश माइनस यहाँ पर एक 2 है तो sin/cos -2 tan x हो गया, ठीक है, -2 tan x इजिकल टू y डैश। अब एक काम करते हैं, y डैश को एक जगह लेके आते हैं, 2y डैश माइनस y डैश इजिकल टू 2 tan x। तो यहाँ से हम लोग y डैश को कैलकुलेट कर लेते हैं ना, y डैश इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ tan x डिवाइडेड बाई 2y - 1। क्लियर। तो ये आपको y डैश का वैल्यू आ गया। अब y डैश हमको 0 में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब व्हेन x 0 हो रहा है तो यहाँ पर x को 0 डाल के देखते हैं y का वैल्यू क्या आ रहा है। cos 0 पे 1 होता है और log 1 0 हो जाता है इजिकल टू y। तो यहाँ से y² को कॉमन लेते हैं और इसको फैक्टराइज करके 2 वैल्यू आ रहा है 0 से 1। इसका मतलब जब x 0 y 0 एक पॉइंट है और उसके बाद जब x 0 है तो y 1 है, तो दोनों चेक करना होगा हम लोग को। तो यहाँ पर y डैश 0 डालते हैं, मतलब जब x 0 है तो ये tan पार्ट 0 हो गया, या 2 इंटू y भी 0 -1, तो ये आंसर आ रहा है 0। अब 0 तो ऑप्शन में है नहीं, तो y डैश 0 डाल के एक बार और चेक करते हैं 1 डाल के। तो ये तो 0 है, 2 इंटू 1 और -1 ये भी 0। तो भाई हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर से आंसर कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो नाउ वी गो फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लेते हैं y डैश, इसका वैल्यू है 2 tan x डिवाइडेड बाई 2y - 1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो y डबल डैश इजिकल टू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं 2 sec² x इंटू डिनोमिनेटर 2y - 1 माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 इंटू dy dx। तो इसको y डैश के फॉर्म में लगते हैं, ठीक है ना। तो 2y डैश ये बाबा पेन क्यों नहीं चल रहा है, 2y डैश डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 2y - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं, y डबल डैश 0। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो हम लोग को क्या निकला, जब x 0 होता है तो y भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर पहला आएगा 2 और देन x 0 y भी 0, तो यहाँ से -1 एक आ रहा है तो -2 हो गया। और y डैश तो दोनों वैल्यू पे 0 है, अगर आप 0 1 लो और 0 0 लो तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। और यहाँ पर y को जो है आप अगर 0 बैठाओगे तो -1 का स्क्वायर तो -2 आ रहा है। और एक बार कैलकुलेट करते हैं y डबल डैश 0, इस टाइम में हम लोग y का वैल्यू 1 लेंगे तब भी, लेकिन अगर वैल्यू आप देखोगे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, y का वैल्यू 1 लेना, ठीक है ना। sec² 0 मतलब 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। और यहाँ से y का वैल्यू हम लोग क्या डाल दिए 1,
तो यहाँ पर +2 आ रहा है, नीचे में +2। तो यहाँ देखो y"0 का वैल्यू एक बार आ रहा है -2, एक बार +2। अगर आप मॉड लोगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो y"0 इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं तो ये सिर्फ 2 देगा। तो आप आंसर मैच कर रहे हैं लोग का। यहाँ पर से देखो आप, बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेंजेंट है जो इस पैराबोला के ऊपर में है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते फिगर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो y² = 24x है, y² = 24x, तो a का वैल्यू तो 6 हो गया पहले। तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, y = mx + c फॉर्म में है, y = mx c, c = a/m, तो 6/m। ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा टेंजेंट है इस पैराबोला के ऊपर में, इस पैराबोला के ऊपर में टेंजेंट है। अच्छा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है xy = 2 को एट 2 पॉइंट्स a एंड b। तो ये xy = 2 जो है ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AB। मान लेते हैं ये हाइपरबोला को ऐसा कट किया, ये वाला टेंजेंट हाइपरबोला को ऐसा कट कर गया, ठीक है ना, एक पार्ट को। तो यहाँ पर A और B है ऐसा, ठीक है ना, ये A है और ये B है, A है और B है, ठीक है ना। मैंने पैराबोला का एक ही ब्रांच लिया है, तो ऐसा मत सोचना मैंने, सॉरी हाइपरबोला का एक ब्रांच लिया, ऐसा मत सोचना मैंने जो है पैराबोला ड्रॉ कर दिया। तो इसका जो है मिड पॉइंट का हमको लोकस चाहिए एज के। ये जो लाइन है ना, ये लाइन का जो है एक काम करते हैं, ये एम इजिकल टू क्या होगा पता है, इसको हम tan थीटा ले लेते हैं। एम इजिकल टू tan थीटा, मतलब स्लोप tan थीटा लेते हैं, तो 6 cot थीटा, ये हो गया नया इक्वेशन 1 का। इसको 2 नाम दे देते हैं। मतलब मेरा जो क्या उसको बोलते हैं, टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट है, इसका मुझे स्लोप पता है, ये tan थीटा फॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको पता है इसका स्लोप tan थीटा है, एम इक्वल टू, तो ये वाला जो डिस्टेंस r होगा ये भी r होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h के साथ आपको प्लस r cos थीटा ऐड करना है। तो b का कोऑर्डिनेट आएगा h + r cos थीटा, और एक आ जाएगा k + r sin थीटा, ठीक है, आ गया। चलो ठीक इसके नीचे की तरफ a का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में, तो h - r cos थीटा, k - r sin थीटा, नीचे की तरफ r यूनिट दूर में। अब ये दोनों पॉइंट xy = 2 के ऊपर है, ये दोनों पॉइंट कैसा है, xy = 2 के ऊपर है। तो यहाँ पर xy = 2 में इसको बैठा देते, तो ये होगा h + r cos थीटा पहला कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट k + r sin थीटा इक्वल टू 2 आएगा। इसको हम इसके साथ इक्वल कर देते हैं, h - r cos थीटा और h - r cos थीटा इंटू k - r sin थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों हाइपरबोला के ऊपर में। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, h × k, देन r × k cos थीटा, देन h × r sin थीटा, देन r² sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना। राइट साइड में क्या आने वाला है, h × k माइनस rk cos थीटा माइनस hr sin थीटा और प्लस r² sin थीटा cos थीटा। क्लियर, ये दोनों को कैंसिल कर दो आप लोग, ठीक है ना। और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से hk भी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है rk cos थीटा, तो यहाँ पर लेके आओ 2rk cos थीटा, 2rk cos थीटा। यहाँ पर hr sin थीटा को लेके आओ, तो -2hr sin थीटा आ रहा है आपके पास। तो यहाँ से r और r कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो tan थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा आ रहा है आपका sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा विच इज़ आ रहा है k/h, tan थीटा जो है वो k/h आ रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर, विथ नेगेटिव साइन, k/h sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। तो यहाँ से आप cot थीटा भी तो इजीली निकाल सकते हो ना, -h/k आ गया। अब देखो ये जो टेंजेंट है हमारा, इसके ऊपर hk भी प्रेजेंट है, तो आप लिख सकते हो k = tan थीटा इंटू h प्लस 6 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। अब आपको tan थीटा कॉट थीटा दोनों का वैल्यू पता है, बैठा दो। tan थीटा कितना है, k/h विद नेगेटिव साइन इंटू h प्लस 6 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना, -h/k, ठीक है ना। तो h और h कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2k = -6h/k।
तो 2 से काटो, यहाँ पर 3 हो गया, तो अब क्या हो रहा है आपके पास k स्क्वायर इक्वल टू -3h। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -3x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x। ऑप्शंस में से देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x, असल में ऑप्शन जो है यहाँ से कट हो गया है ना, वो क्रॉप करने के चक्कर में, यही करेक्ट आंसर है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x। आप लोग नेट में अगर प्रॉब्लम मिलता है तो आप लोग इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना। ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए, ये बाकी है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, ये भी इन्वर्स है, ये इन्वर्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ईजी है। यहाँ पर आप देखो कॉस इन्वर्स एक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो मैं साइन को कॉस में लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। π/2 कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 2x। तो नाउ ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 2, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स माइनस पाई, ये हो गया आपके पास कॉस इन्वर्स ऑफ 2x, ठीक है ना। तो अगर अब हम लोग एक काम करते, दोनों तरफ कॉस ले लेते, कॉस ऑफ 3 कॉस इन्वर्स ऑफ x माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू 2x। नाउ यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, कॉस यहाँ पर अगर आप लोगे π-3 कॉस इन्वर्स x, तो कॉस तो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से कॉस 180 माइनस थीटा, तो वो नेगेटिव देता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा 3 कॉस इन्वर्स x देगा आपको, विच इज़ इक्वल टू 2x। अब यहाँ से आप लिखो, ये माइनस को यहाँ भेज देते तो ये प्लस हो गया, तो कॉस ऑफ, इसको फार्मूला में ब्रेकअप कर देते हैं, तो ये होता है कॉस इन्वर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू -2x, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास 4x³ माइनस 3x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 0। तो नाउ ये आ जाएगा 4x³ माइनस x इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या क्या आ रहा है, सोल्यूशन एक आ रहा है 0, एक आ रहा है प्लस माइनस हाफ। अगर आप इसमें चेक करके देखिएगा तो तीनों वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। आप चेक करके देख सकते हैं, कॉस 0 पे कितना होता है, π/2 होता है, साइन 0 पे 0, और कॉस इन्वर्स ऑफ 0 π/2 होगा, तो ये मैच कर गया। हाफ अगर बैठाओगे कॉस इन्वर्स आप मतलब 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री, और साइन में अगर आप हाफ बैठा दिए तो 2 इंटू ये हो गया आपके पास साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन हाफ 30 डिग्री मतलब π/6 आएगा, और यहाँ पर कॉस इन्वर्स ऑफ अब हाफ बैठा रहे हो तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हाफ, तो cos 1 0 पे आता है, यहाँ पर भी 0, और इसी तरीके से माइनस हाफ भी आप बैठा के देखो सेटिस्फाई करेगा। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है आप देख लो, 0, सम ऑफ जीरोस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0 प्लस ऑफ हाफ प्लस ऑफ माइनस हाफ, तो ये सब कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और कोई इजी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का जब क्वेश्चंस हो आपके पास जहाँ पर मॉड्यूलस होता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लो, 12 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 12 है ना इसको हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एक नाम दे देते हैं आई। 0 से 3, तो इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे x माइनस 3 x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 x माइनस 1 dx। तो सबसे पहले आप इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो, x माइनस 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 होता है, तो आप नंबर लाइन पे सबसे पहले 1 बैठा दो, नंबर लाइन पे सबसे पहले आप इसका क्रिटिकल पॉइंट को बैठाओ, दैट इज़ 1। क्लियर है। नेक्स्ट वाला जो फैक्टर है x माइनस 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन में बैठाओ, तो ये कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट का, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके राइट साइड में ये फैक्टर पॉजिटिव हो रहा है, इसके राइट साइड में ये फैक्टर पॉजिटिव है, ठीक है ना। एक सेकेंड, कलर चेंज कर ले जरा। तो ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है ना, और इसके बिफोर 1 में ये नेगेटिव है, 2 आफ्टर 2 पॉजिटिव है ये वाला फैक्टर, और बिफोर 2 ये नेगेटिव है। आपको कहाँ तक जाना है, 3 तक मूव करना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट 3 भी हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर भी 3 डाल देते हैं, यहाँ पर 2 डाल देते हैं, और यहाँ पर एक 1 डाल देते। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन, तो पूरा इंटरवल मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से 1, 1 से 2, और उसके बाद 2 से 3। क्लियर है। तो चलो अब इसको डिवाइड कर देते हैं 0 से 1। तो 0 से 1 में देखो यहाँ पर एक मॉड साइन है, तो 0 से 1 के अंदर देखो यहाँ पर बोथ जो है नेगेटिव साइन है, मतलब बोथ फैक्टर नेगेटिव है। बोथ फैक्टर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव फैक्टर इंटू नेगेटिव फैक्टर पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा।
दोनों ही नेगेटिव है, मतलब इसमें अगर आप ऐसे सोच लो कि हम इस दोनों में मॉड अलग से सेपरेट कर दिए, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब x-2 इंटू x-1 dx। इसको ज़रा सही से लिखना भाई, इसको आप लोग लिख लो सही से x-1 dx, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 1 से 2। अब 1 से 2 में देखो ये पहला वाला जो फैक्टर है ये पॉजिटिव है, मतलब x-1 जो है ये पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा x-2 इंटू x-1। उसके बाद dx प्लस 2 से 3 के बीच में अगर आप देखोगे दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। तो भाई ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आ रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, 0 से 1 इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 3x प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन आप ले लो dx। फिर आप ले लो 1 से 2, ये आ रहा है आपके पास x² माइनस 3x प्लस 2, इसको आप dx कर दो। फिर आप ले लो यहाँ से 2 से 3, ये हो गया आपका x² माइनस 3x प्लस 2, इसको आप ले लो dx, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से कर लो भाई, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना। करने के बाद आप जो आंसर आता है लिख दो, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ठीक है। गिव मी 1 मिनट। पता नहीं, एक सेकेंड। कैलकुलेशंस मैंने किया था, एक सेकेंड थोड़ा सा। अच्छा यस, इसका आंसर आ रहा है आपका 11/6, ठीक है ना। और बाहर में एक 12 है, तो 12 इंटू 11/6 कर देना भाई 22, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो इसका आंसर 22 है। अगर आप ये क्वेश्चंस को जो नेट में अगर अवेलेबल हो तो आप आंसर टैली कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपका टाइम को ज़्यादा नष्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट डायरेक्टली, सिंपल इंटीग्रेशन है, डायरेक्टली मैं इसका आंसर जो है आपको दे दिया हूँ। और कोई क्वेश्चंस बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। सब हो गया ना, यस ये भी तो हो गया। ये क्या हो गया, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो कर लिए पहले हम लोग, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्वेश्चंस बचा है भाई, ये तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस है शिफ्ट 1 का, ठीक है ना। तो बच्चे जो है कम ही बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये बॉक्स फंक्शन का काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ग्राफिकल अप्रोच भी आ जाएगा, तो देखते हैं इसको। नाउ बॉक्स ऑफ x प्लस 3 और ये साइड में है आपके पास x प्लस बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें x माइनस बॉक्स x क्या होता है आपको पता है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज आपको पता है वो हमेशा होता है 0 से 1 के बीच में। तो ये वाला जो पार्ट है ये 0 लेसर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेसर देन 1, ये एक पॉजिटिव नंबर है भाई, और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका पूरा पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका पूरा पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना होगा, जिसमें से ये स्क्वायर क्वांटिटी ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब सोनली डिपेंड ऑन दिस, इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना होगा। इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 वाला केस हम लोग को देखना है, जहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो x लेस देन अगर 0 हो गया तो आपका नेगेटिव आ जाएगा, वहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन के हिसाब से अभी कुछ बोल नहीं सकते, इसको थोड़ा सा हम लोग को और सॉल्व करना होगा। तो इसका मतलब आंसर जो है पॉजिटिव की तरफ आएगा, मतलब x जब ग्रेटर देन 0 होगा
तो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ से एक काम करते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ हम लोग को पता है, ठीक है ना। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला है आपके पास -3 देन प्लस एक्स बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। तो ये आपको ग्राफ हम लोग इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला तो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं और दोनों ग्राफिकल वे में इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेते हैं। ये अपना एक्सिस बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर y इजिकल टू 1 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y इजिकल टू 1, ठीक है ना। तो नाउ ये हो गया अपना y इजिकल टू 1। अब क्या ड्रॉ करते हैं, हम लोग को तो x पॉजिटिव की तरफ ही लेना है, नेगेटिव की तरफ तो कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर ले लेते 1, यहाँ पर 2 3 4, ये बाबा ये ले लेते हैं लोग 4, ठीक है ना। यहाँ पर 4 5 ऐसा करके चलते हैं। तो ये 1 का लाइन है, ये 2 का लाइन है, ये 3 पे कट किया है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब x इक्वल टू 5 है। तो ये जो है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ तुम लोग को पता है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये हो गया अपना कर्व रेडी हो गया, क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो, अगर हम लोग 0 लेते दोनों साइड, तो यहाँ पर 0 पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 पे कितना वैल्यू देगा, -3। तो ये वाला कर्व अपना आ रहा है 0 पे, जब 0 पे आ रहा है तो ये -3 आ जा रहा है, मान लेते हैं -3 यहाँ पर कहीं है। तो 0 से 1 का पहले हम लोग कर्व देखते हैं। तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आ गया। यहाँ पर अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, या बिफोर वन में कैसा आएगा, तो ये हो गया -1, ये -3, बिफोर 1 में ये पार्ट 0, मतलब -4 की तरफ और नीचे। तो बिफोर 1 ये कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। और जब इसके ऊपर हम लोग 1 वैल्यू दे देंगे, तो 1 में ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 -3, और ये +1, तो ये हो जाएगा -3। तो एग्जैक्टली 1 पे आपका कर्व जो है -3 पे आ जाएगा। तो ये -3 मान लेते, यहाँ पर कर्व आ गया, ठीक है ना। तो पहले 0 से 1 में कोई सोल्यूशन नहीं आया, अब 1 से हम 2 तक देखते हैं कोई सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं। तो 2 से छोटा एक वैल्यू लेंगे 1.99। तो यहाँ पर अगर 1.99 बैठाते हैं, 1.99, तो ये अप्रॉक्सीमेटली तो 4 हो जाएगा, -4, ये हो गया 3, और 1.99 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 × 1, तो ये कितना है, -4 -3 + 2, मतलब 4 और 3 7, 7 -2 -5, मतलब 2 से थोड़ा कम जब हम लेंगे तो ये वैल्यू 5 को टेंड करेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो भाई एग्जैक्टली 2 में क्या होगा, -4 -3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, मतलब ये आ रहा है 4 और 3 7 + 8, ये आ रहा है 1। तो जब आप एग्जैक्टली 2 पे जा रहे हो ना, तो ये यहाँ पर कर्व आ गया आपका, ठीक है ना। तो अभी भी सोल्यूशन नहीं आया। तो 1 से 2 में भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका कर्व जो है यहाँ पर, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पे यहाँ पर आ रहा है। अब 2 से 3 के बीच में हम एक वैल्यू लेते हैं, 2 से 3 के बीच में, मतलब 2.99 की तरफ कर्व का नेचर देखते हैं। तो ये 3 को अप्रोच करेगा, तो ये हो जाएगा -9, ये हो गया -3, ये हो गया आपका 3 ले रहे थे ना मैं, हाँ, तो ये 3, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो -12 + 12, मतलब ये इधर पर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कर्व ऐसा आ गया, ठीक है। तो एक सोल्यूशन हमको मिला यहाँ पर। एग्जैक्टली 3 में क्या होगा, एग्जैक्टली 3 में तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया आपका 3, और एग्जैक्टली 3 में 3 का स्क्वायर 9 × 3 27, तो 27 से आप 12 बात दे दीजिए, तो आपका आ गया 15। तो एग्जैक्टली 3 से पहले तक ये 0 का अप्रोच कर रहा था, जैसा 3 चले गए तो ये 15 में चले जाएगा, यहाँ पर कहीं 15। और 4 से पहले अगर कर्व देखते हैं, तो 4 से पहले क्या होता है, यहाँ पर 4 से पहले कर्व को देख लेते हैं। 4 से पहले होने से ये होगा -16 -3, 4 से पहले होने से ये 4, और 4 से पहले 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ रहा -17, और ये हो गया 36। तो ये हो गया आपका 36 से 17 माइनस कर देना, ठीक है ना।
तो 16 9 7 16 का 6 हाथ में रहा, एक और एक 2 और एक 3, 19, पॉजिटिव 19 की तरफ जा रहा है। मतलब ये और भी ऊपर की तरफ जाएगा कर्व, और भी ऊपर की तरफ। मतलब क्या देखा जा रहा है, 3 के बाद हम जब जाएंगे तो कर्व और ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये लोग में कोई इंटरसेक्शन और नहीं होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, एक सोल्यूशन आ रहा है। तो 1 सोल्यूशन तो है, लेकिन वो सोल्यूशन 2 3 के बीच में, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में नहीं है, 2 सोल्यूशन होगा नहीं, 1 ही सोल्यूशन होगा। तो दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर, आवर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब देखते कोई क्वेश्चंस लेफ्ट है कि नहीं। तो चलो, ये तो क्वेश्चंस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आई थिंक हमको लगता है सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। एक जो खाली क्वेश्चन देखे ना आप, वो क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो गया, मतलब 2 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर भी। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इनको लाइक करेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट मेरा टारगेट है, कल हॉलीडेज़ है, तो इफ़ पॉसिबल 24 का सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको मैं ज़रूर से अपलोड करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग जैसे मुझे प्यार दे रहे, बेहद पसंद कर रहे, वीडियोस को डिमांड कर रहे, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को अपलोड करके दूंगा, सो दैट आप जो है मेरे मुझसे जुड़े रहे। ठीक है ना। तो अपना जो है आईटी निकलना चाहिए। हमारे साथ जो भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे फ्यूचर में आईटीएन बने, मैं यही दुआ करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर आईटीएन। टुमारो आपका एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए गुड नाइट।